जय हिंद। आज हम लोग इतिहास का, प्राचीन इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। वो क्या था कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए एंशिएंट इंडिया में, उनके क्रम में क्या इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट अटैक कौन कौन से थे। तो उसमें जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है पर्शियन और यूनानियन का है, ठीक है। तो उसका क्रम बाद में बताएंगे, पहले हम लोग चलिए इस पर चर्चा करते हैं। एक ऐसे आक्रमण हुए जो बाहर से आए ज़रूर, लेकिन भारत के इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ गए। वो कौन से अटैक थे? वो थे पर्शियन, यूनानी, पहलव, शक, ये सब थे। जिसमें आज हम दो की बात करेंगे, केवल पर्शियन और यूनानी। इसमें भी खास तौर से हम यूनानी अटैक की बात करेंगे, जिसमें मकदूनिया के राजा फिलिप का लड़का सिकंदर था, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी दुनिया जानती है, ठीक है। ये पूरी कहानी पे चर्चा करेंगे और बीच बीच में आपको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। तो अलर्ट हो जाइए, इतिहास के माहौल में घुस जाइए, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका कल्पना करना, जिसका मानसिक चित्रण करना, मेंटल फिगर आउट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए ये शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें पहला है पारसी या ईरानी आक्रमण। पारसी कौन थे? पारसी या ईरानी कौन थे? तो ये पर्सिया यानी ईरान की कहानी है, ठीक है। ये जरथुस्ट्र को मानते थे और इनकी पुस्तक जैन अवस्था थी। ये थे पारसी। इनका सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहला कौन हुआ, तो आपका क्या उत्तर होगा? पारसी या ईरानी। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि पारसी या ईरानी आक्रमण जो है, ये सबसे पहले हकमानी वंश के साइरस द्वितीय की सेनाएं पहली बार जो है भारत पर आक्रमण की हैं। लेकिन सफलतापूर्वक जो सफलताएं मिली वो दारे वहू को 522 से 486 ईसा पूर्व में सबसे पहले सफलता मिली। दारे वहू, इसे डेरियस कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं बच्चों? इसे और डेरियस कहते हैं। डेरियस या दारे वहू, इसको सफलता मिलती है। इसके बाद दूसरा जो इस पे जो आक्रमण था वो था 519 से लेके 513 ईसा पूर्व में सिंधु के आसपास। ये जो सिंधु नदी है यहाँ पर मानचित्र में, यहाँ पर प्रवेश कर गए थे, और वो सफलतापूर्वक जो विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति था वो छहरयास था, ठीक है। और उसका समय था 486 से 465 ईसा पूर्व। छहरयास ने, हालांकि पहला अटैक डेरियस ने किया था, लेकिन छहरयास ने सबसे पहले सिंधु नदी तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। और इसका जो है सफलता प्राप्त की थी, इसका पश्चिमी भारत पर यानी इधर के भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। पश्चिमी भारत पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। और क्या प्रभाव पड़ा? कहते हैं कि जो खरोष्ठी लिपि है, ठीक है, जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि की बात आती है, वो खरोष्ठी लिपि सबसे पहले वो देन है ईरानियों की, जो उनकी आर्मेइक लिपि थी, उसी का ये बदला हुआ रूप है, क्या? खरोष्ठी लिपि। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया पारसी आक्रमण या ईरानियन आक्रमण। एक सवाल पूछता है कि किस देश का नाम फारस है, तो उसका उत्तर भी क्या होगा आपका? ईरान का नाम फारस है। ध्यान दीजिएगा कि अब वाला जो ईरान है, वो जो पहले हुआ करता था बिफोर फॉरेन इन्वेडर, वो पूरी तरह से उसमें पारसी रहते थे। पारसी लोग एक अलग धर्म है जो दुनिया में सबसे माइनॉरिटी हैं, ये वहाँ पर होते थे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर जो विदेशी अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ, उसके बाद या तो ये फारसी अपना निवास छोड़ के भाग गए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इन्होंने कन्वर्ट करा दिया। आज वहाँ पे फारसी नहीं है, वो पूरा का पूरा जो फारस है उसमें लगभग 95 से ज़्यादा 99% लोग मुस्लिम हैं। और फारसी, भारत में जब आप आएंगे तो भारत के कई धनाढ्य हैं जो फारसी हैं या पर्सियन हैं या पारसी हैं। इसमें कई नाम आपको मिल जाएंगे जो पूंजीपति हैं। तो उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है जिसकी मैंने यहाँ पे चर्चा की है, इसका नाम है सिकंदर का अटैक है, जिसे इन्वेड ऑफ सिकंदर या अलेक्जेंडर भी कहते हैं।
सिकंदर के बारे में बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि 3 महान लोगों की बात करते हैं, उसमें से कई तो फर्जी महान हैं, लेकिन सिकंदर के बारे में बात करते हैं कि वो एक जीवटता से भरा हुआ आदमी था, जो कहाँ का रहने वाला था, यूनान की बात करेंगे तो यहाँ पर है यूनान, और यूनान से मध्य एशिया, ये यहाँ पे मिडिल ईस्ट है, ये पूरा इलाका है। मिडिल ईस्ट से होता हुआ एक विश्व विजय की सपना लिया हुआ यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत आता है और पूरी दुनिया को जीतता हुआ, यूरोप को पूरा जीतता हुआ, फिर उसके बाद एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ता है। और लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि सिकंदर को अपना अभियान रोक करके वापस लौटना पड़ा। किससे डर गया था सिकंदर? क्या सिकंदर से भी बड़ा कोई राजा था भारत में? ये तमाम तथ्यों को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सिकंदर का आक्रमण। इसमें पहली जो पॉइंट है वो था कि सिकंदर जो था मैसिडोनिया के छत्र फिलिप द्वितीय का लड़का था। मैसिडोनिया मकदूनिया के पास, यूनान में एक जगह है मकदूनिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जगह है मकदूनिया। मकदूनिया के शासक जो छत्र फिलिप था, उसका लड़का सिकंदर था, और फिलिप ने सबसे पहले विश्व विजय की कल्पना की थी और उसी सपने को लेकर के सिकंदर आगे बढ़ा। तो देखते हैं, मैसिडोनिया के छत्र फिलिप द्वितीय का बेटा सिकंदर, फिलिप 359 ईसा पूर्व में 359 बीसी में मकदूनिया का राजा बनता है। और उसके 3 साल बाद 359 के 3 साल बाद 356 ईसा पूर्व में, ठीक है, 359 में फिलिप जो है मकदूनिया का राजा बना, और उसके 3 साल बाद उसके बेटे सिकंदर का जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में, और फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती है। ठीक है, तो सिकंदर जो है कहाँ का राजा बना? मकदूनिया का राजा बना। उससे पहले जो है फिलिप जो है यहाँ का राजा था। इसने यूरोप आदि देशों पर, कई देशों पर कब्जा करने की कोशिश की, अधिकार कर लिया, और लेकिन बीच में ही उसकी युद्ध के दौरान हत्या हो जाती है। तो उसका बेटा जो सिकंदर रहता है, अपने पिता के सपने को, विश्व विजय के सपने को आगे लेकर के आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए सिकंदर ने अपने शक्ति को बढ़ाई। और उसी समय एक वाकया आता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो खैबर दर्रा है, यहाँ पे झेलम नदी है, यहाँ पे चिनाब नदी है। तो झेलम और चिनाब के बीच में जो तक्षशिला है, वहाँ पर एक प्रतिद्वंदिता हो रही थी, एक ताकतवर राजा पौरस और दूसरा उसका प्रतिद्वंदी आंभी के बीच में। पौरस ने कई बार आंभी को पराजित किया था। आंभी बहुत किलसा हुआ था, जैसे आप कोई कमज़ोर लेकिन ढीठ और अधम व्यक्ति है, अगर आपसे वो शत्रुता लेता है और आपने उसकी 2-3 बार पिटाई कर दी तो वो मन में कलेश पाले घूमता है। यही हालत कर दिया था किसने? पौरस ने कर दिया था आंभी का। आंभी स्वयं में सक्षम नहीं था कि पौरस को हराए या उसको नीचा दिखाए, तो उसने एक पत्र लिखा था सिकंदर को कि डियर सिकंदर, आई एम सो मच हर्ट, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और प्लीज़ हेल्प मी टू डिफीट माई एनिमी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिय सिकंदर, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, आप आएँ और आकर के मेरे परम शत्रु किसको हराएं? पौरस को हराएं। सिकंदर इधर के देशों पर कब्जा कर चुका था, मिडिल ईस्ट पर भी लगभग कब्जा था, यूरोप पर कब्जा था, केवल रह गया था साउथ ईस्ट के देश, यानी भारत, इधर के पूरे देश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब देश रह गए थे। सिकंदर ने भारत के बारे में बहुत पहले भी सुन रखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया है और दुनिया भर की बातें, और बहुत ही, तो सिकंदर का जो कौतूहल था, उसका जो दिमाग में उसके जो भारत को लेकर जो तस्वीर बनी थी, उसे साकार करने का मौका मिल गया आंभी के आमंत्रण के बाद। सिकंदर अपने स्वयं खैबर दर्रे से भारत आता है और अपने जल सेनापति निर्याकस को जल मार्ग से भारत पर अटैक करने की आज्ञा दे देता है। सिकंदर स्वयं खैबर दर्रे से भारत आया और अपने जल सेनापति निर्याकस को जल मार्ग से भारत पर आक्रमण करने का आदेश दे देता है। सिकंदर खैबर दर्रे को पार करते हुए झेलम नदी के किनारे पहुंचता है, जबकि पोरस जो स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी जो नायक था, उसने अपने देश के लोगों से सिकंदर के खिलाफ मदद की मांग की। यहाँ पर सिकंदर
इधर आ करके अपनी भारी भरकम सेना के साथ झेलम नदी के किनारे रुका हुआ है और इसके इस साइड में आंधी लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थों के चलते या तो विदेशियों को बुलाया है या तो मदद मांगने पर मदद नहीं किए या तो एकजुट नहीं हुए। यही कारण है कि इतना शक्तिशाली, इतना वैभवशाली देश कई बार लगभग 800 सालों से भी ज़्यादा गुलाम रहा। उसकी एक वानगी यहाँ देखने को मिलती है कि जब ये लोगों से मदद मांगता है पोरस, तो उसे मदद नहीं मिलती है। अंत में पोरस ने अपने ही दम पर पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और झेलम नदी के इस साइड में साउथ में अपनी सेनाएं लगा करके अपना डेरा डाल देता है। सिकंदर की सेनाएं बड़ी थीं, लेकिन उसकी हिम्मत पोरस पे आक्रमण करने की नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि पोरस बहुत ही शक्तिशाली राजा है। ऐसे ही बारिश का समय था, झेलम नदी में पानी बढ़ रहा था और मौके का लाभ देख करके रात्रि के समय सिकंदर के जो सैनिक हैं वो सैकड़ों नौकाओं पर सवार होकर के पोरस के सो रहे सैनिकों पर आक्रमण कर देते हैं। ये एक तरह का चाल था, क्योंकि वो ऊंचाई पर बसते थे, ये लोग नीचे पर बसते थे, तो इस तरह से अटैक हो गया। पोरस ने अपनी शक्ति को समेटते हुए युद्ध में पूरी तरह से अपने को उतार दिया और भयंकर तांडव मचाया रणभूमि में, और ये युद्ध किसी तरह जाता नहीं दिख रहा था। इधर सिकंदर परेशान था कि इतनी सेनाएं मारी जा रही हैं, लेकिन युद्ध का फैसला हमारे पक्ष में नहीं हो रहा है। इतिहासकार हमें ये इतिहासों में लिखते हैं कि पोरस जो था वो हार गया और सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया। सिकंदर ने कहा कि मैं बताओ तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया, तो बोलता हुजूर जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ सुलूक करता। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सत्य नहीं दिखाई गई हैं। अगर वहाँ के स्थानीय साक्ष्यों को देखेंगे तो पोरस बराबरी का युद्ध लड़ रहा था और सिकंदर को अनिर्णायक होता देख और भारत विजय का सपना अपूर्ण होता देख अंत में इसे संधि के लिए प्रस्ताव भेजना पड़ा। पोरस ने एक राजा के बराबर ओहदा की बात की तो सिकंदर खुश हुआ और उसने चाहे जैसे भी करके सिकंदर ने पोरस के जीते हुए राज्य को लौटा दिया और अपने झेलम नदी के आगे बढ़ जाता है, चिनाब नदी के तट पर। यहाँ पर आगे जाने के बाद ये भारत अभियान सिकंदर का शुरू होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 326 BC में सिकंदर का भारत अभियान शुरू हुआ और 326 में भारत अभियान 3 साल लगे इसे भारत तक पहुंचने में, लेकिन इसके आगे इसकी सेनाओं ने बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भारत पे जो राजा था वो नंदों का राजा था, नंद थे, और उसमें भी कौन राजा था? घनानंद था। घनानंद की बड़ी सेना के सामने, लगभग 5 लाख से ज़्यादा सेनाओं के सामने सिकंदर की सेना आई ही नहीं भय के बाद, और कहती हैं कि हम 19 महीने घर से बाहर हैं सिकंदर जी, और हमें घर जाने की परमिशन दीजिए। मेरे घर हमने छोड़ा हुआ है, हमारे बच्चे बीबियाँ सब हमसे दूर हैं, तो क्या करेंगे? सिकंदर की तमाम चुनौती देने के बाद, ललकारने के बाद भी उनकी सेनाएं चिनाब नदी के आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर महान नंदों का शासन था। अंत में सिकंदर को थक हार कर और अपनी विजय रथ को रोकना पड़ा और 325 में यहाँ से लौटना शुरू कर देता है। 325 BC में भारत से लौटना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं कि उस समय सिकंदर की जो सेनाएं थी वो मार्ग में कई तरह के आक्रमण और संक्रमण को झेलते हुए आ रही थी। इससे सिकंदर भी नहीं बचा था। सिकंदर को रास्ते में मच्छरों ने, कुछ लोग कहते हैं कि मच्छरों ने काट लिया था और उसे हो गया था मलेरिया। और यहाँ पर लौटते समय बेबीलोन यानी बगदाद के आसपास सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कब? 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की बेबीलोन यानी बगदाद के पास मृत्यु हो जाती है। तो ये थे सिकंदर के सपनों पर लगने वाला बहुत बड़ा ब्रेक जो भारत में लगा था। ये था पोरस की कहानी जो पुस्तकों में लिखा गया है आपके पाठ्यक्रम में, और ये था यहाँ पर सिकंदर का युद्ध अभियान का ब्रेक। सिकंदर ने इन दोनों का युद्ध जो है ये झेलम नदी के किनारे लड़ा जाता है
और इसे वितस्ता या हाइडेस पीच का युद्ध कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि वितस्ता का युद्ध क्या है, हाइडेस पीच का युद्ध क्या है, तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में चढ़ने वाला एक घमासान युद्ध था। सिकंदर जब लौटता है तो उसने लौटते समय झेलम नदी के किनारे अपने घोड़े बाउकेफेला के नाम पर एक बाउकेफेलिया नगर बनाता है और एक निकैया नगर बनाता है। ध्यान दीजिएगा, एक नगर है बाउकेफेलिया और दूसरा नगर है निकैया। ये दो नगर जो है सिकंदर बनाता है लौटने से पहले। भाई जैसे आप कहीं गए हैं और आपका राजकाज वहाँ पे है, आप वहाँ से लौट रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई वहाँ पे अपना चिन्ह छोड़ के आएंगे। तो सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पर बाउकेफेलिया, अपने घोड़े के नाम पे, घोड़ा भी शहीद हो गया था, उसके नाम पर बाउकेफेलिया नगर और निकैया नगर और एक अलेक्जेंड्रिया नगर बनाता है। यानी 3 नगरों को बना करके सिकंदर वापस गया और वापस जाते समय बेबीलोन यानी बगदाद के तट पर सिकंदर की मलेरिया से मृत्यु हो गई और विश्व विजेता के पांव भारत की ज़मीन पर आगे बढ़ने से पहले थम जाते हैं और इस तरह से उसके सपनों का अंत हो गया। इस तरह से हमने आज बात की। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आपको मदद करेगा। इसमें तमाम फैक्ट फाइल हैं, कब सिकंदर का जन्म हुआ, सिकंदर कहाँ का राजा था, उसके पिता की हत्या कब हुई, ठीक है, और सिकंदर ने भारत अभियान कब शुरू किया, सिकंदर भारत से कब लौटा, कितने साल की अवस्था में सिकंदर मारा गया, सिकंदर पोरस के बीच में मशहूर युद्ध कौन सा है। ये तमाम चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका एंशिएंट इंडिया से बढ़ा देगा और इसके अलावा भारत की प्राइड की बातें भी आपको याद हो जाएंगी। तो आज उम्मीद है मुझे कि आज का वीडियो प्राचीन इतिहास का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर करना वीडियो हमें मनोबल देता है और हम इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए नित बनाते रहेंगे। और उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की तैयारियां यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एनटीपीसी और इसके अलावा कौन सी लेखपाल और वीडियो, तमाम परीक्षाओं का आपका क्रम अच्छा चल रहा होगा। सुपर टेट की तैयारी में आप लगे होंगे और ये आपको एक बूस्टअप देगा। तो जी जान से पढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।